नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। विजन आईएएस की करंट अफेयर की मैगजीन्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2021 के एडिशन को, और पॉलिटी एंड गवर्नेंस की सीरीज़ में चलिए आज हम लोग देखते हैं कि हमारा टॉपिक 3 क्या है डिस्कस करने के लिए। हम लोगों ने दोस्तों देखिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस की सीरीज़ में ये 2 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए हमारा तीसरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि पैक के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कंटेक्स्ट की, कि कंटेक्स्ट क्या है, ये न्यूज़ में है क्यों। देखिए 100 साल जो हैं पूरे हो गए हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बने हुए, और उसी की सेलिब्रेशन जो है सेंटिनियल सेलिब्रेशन उसकी रिसेंटली हुई। हम लोग बेसिक एस्पेक्ट जानते हैं, बैकग्राउंड जानते हैं पैक के बारे में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि ये एक ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसको पहली बार बनाया गया था 1921 में। एक एक्ट था दोस्तों जिसको आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, जिसको हम लोग मॉन्टैग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इस कमेटी के अंदर 22 मेंबर्स होते हैं, 15 जो होते हैं वो इलेक्ट करे जाते हैं लोकसभा से, और बाकी 7 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा से आते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें इस कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, तो देखिए दोस्तों जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं ना, उनके पास ये पावर होती है कि वो अपॉइंट करते हैं इस कमेटी के चेयरमैन को इस कमेटी के मेंबर्स में से ही, मतलब जो भी हमने ऊपर बढ़ा 22 मेंबर्स में से ही कोई चेयरमैन बनेगा, लेकिन उसको अपॉइंट जो करेंगे वो स्पीकर चुनेंगे। बैकग्राउंड की बात करें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो इस पब्लिक अकाउंट कमेटी के पहले प्रेसिडेंट थे WM हेले जब ये कमेटी बनी थी। फिर उसके बाद पहले इंडियन प्रेसिडेंट जो बने इसके वो भूपेंद्र नाथ मित्रा बने, और लास्ट प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंस से पहले जो थे वो लिकायत अली खान जो बने। इस पर्सनैलिटी के बारे में आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सुना होगा, स्पेक्ट्रम की बुक में। 1966 से लेकर 67 तक हमारे देश में कन्वेंशन क्या चलती थी। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन होते थे वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन 1967 के बाद एक कन्वेंशन जो है, एक मतलब नई प्रथा चली पार्लियामेंट के अंदर, जहां पर जो चेयरमैन है इस कमेटी के उनको ऑपोजिशन पार्टी से सिलेक्ट करा जाने लगा। तो आप समझ गए एक चेंज किया आया 1966 से लेकर 67 के बीच में। पहले जो चेयरमैन होते थे पैक के वो रूलिंग पार्टी से होते थे, और अब इसको हटाकर बाद में कर दिया गया ऑपोजिशन पार्टी से इसके चेयरमैन चुने जाएंगे। चुनेगा कौन? तो इसका आंसर है स्पीकर। ठीक है, बात करते हैं आगे। हर साल देखिए दोस्तों होता क्या है, इस कमेटी का गठन होता है, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हर साल बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, ताकि जो पार्लियामेंट पैसा ग्रांट जो करती है सरकार के अलग अलग स्कीम्स के लिए, सरकार के अलग अलग योजनाओं के लिए, तो ये कमेटी उस चीज़ का एग्जामिनेशन करती है कि सरकार ने सही जगह पर पैसा अपना खर्च कर रखा है या फिर नहीं कर रखा है। एनुअल फाइनेंस अकाउंट जो होता है गवर्नमेंट का, उसको एग्जामिन करने का इसका काम होता है, या फिर ऐसा कोई भी अकाउंट जो कि पार्लियामेंट के सामने रखा गया और उस कमेटी को लगता है कि हाँ इसकी एग्जामिनेशन करनी चाहिए कि पैसा सही तरीके से एलोकेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कमेटी वो काम भी देखती है, स्पेशली ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज का। ठीक है, अब इस कमेटी के पास किस चीज़ की पावर नहीं है, कौन से अकाउंट देखने की, तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के अंडर जो भी हमारे देश में पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जो कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जिस पे ऑलरेडी निगरानी रखे हुए हैं, वो चेक कर रही है कि यहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है। तो बस उन अकाउंट्स की जिम्मेदारी नहीं है पैक को चेक करने की। पैक मतलब ये जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जिस पब्लिक अंडरटेकिंग्स की या गवर्नमेंट कंपनीज की जिम्मेदारी संभाले हुए है, बस उसको चेक नहीं कर सकता पैक। बाकी जो हमने ऊपर पढ़ा, ऑटोनॉमस बॉडीज, सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज, गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड, गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड जहाँ भी पैसा खर्च हो रहा है, और पार्लियामेंट ने जो है पैसा जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो दिया है सरकार को खर्च करने के लिए, एनुअल फाइनेंस अकाउंट जो है, इन सबको एग्जामिन कर सकता है। बस सिर्फ इसको एग्जामिन नहीं कर सकता, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के अंतर्गत जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स या गवर्नमेंट कंपनीज की जो जिम्मेदारी है, उनका जो अकाउंट है, इसको चेक करने की जिम्मेदारी पैक के पास नहीं है, ये एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अलावा हमारे देश में 2 पार्लियामेंट्री कमेटीज और भी हैं जो कि गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को और उसके एक्सपेंडिचर को देखने का काम करती है, निगरानी रखती है। एक है एस्टीमेट्स कमेटी। बात करें अगर एस्टीमेट्स कमेटी की, इसको 1950 में सेटअप करा गया था ये एस्टीमेट करने के लिए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो भी होता है, यानी कि सरकार जो भी चीज़ बजट के अंदर इंक्लूड करती है कि इस साल ये भी स्कीम्स लाएंगे, ये पॉलिसीज लाएंगे, इसके अंदर इतना खर्चा होगा, तो वो सही तरीके से पैसा खर्च हो, यानी कि उसके अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो, इकोनॉमीज का कंसेप्ट हो। इकोनॉमीज का यहाँ पर ये मतलब होता है सही तरीके से पैसे को खर्च करना, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को अवॉइड करके। ओरिजिनली एस्टीमेट्स कमेटी जब बनाई गई थी 1956 तक इसके अंदर 25 मेंबर हुआ करते थे। ठीक है,
लेकिन 1956 के बाद क्या हुआ, इसकी मेंबरशिप को रेस कर दिया गया 30 तक, और 30 के 30 मेंबर जो हैं वो लोकसभा से ही चुने जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के, वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा चुने जाते हैं, इन 30 मेंबर्स में से कोई, और वो रूलिंग पार्टी में से ही होता है वो मेंबर, वो जो चेयरमैन बनता है स्पीकर के द्वारा चुना हुआ। ठीक है, अब दूसरी कमेटी की बात करें, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इस कमेटी को 1964 में सेटअप करा गया था, स्टैब्लिश करा गया था। एक कमेटी थी कृष्णा मेनन कमेटी, इसकी रिकमेंडेशन की बेसिस पर 1974 में इसकी मेंबरशिप जो है वो 22 कर दी गई थी। लोकसभा से 15 मेंबर्स और राज्यसभा से 7 मेंबर्स जो थे वो चुने गए थे। और यहां पर आप देखिए, एक मिनट इसको मिटाने दीजिए। तो शुरू में कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स यानी कि इस वाली कमेटी की जो स्ट्रेंथ थी वो 15 मेंबर्स की थी, बाद में इसको बढ़ाकर जो है 22 कर दिया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो चेयरमैन है इस कमेटी के, उनको लोकसभा के स्पीकर जो है वो चुनते हैं। इन सभी मेंबर्स में से 22 मेंबर्स में से चुना जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, और जो चेयरमैन है उनको इन मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है, लेकिन वो लोकसभा के ही होते हैं। तो आप एक बात याद रखिएगा कि हमने जो एस्टिमेट्स कमेटी में के अंदर भी पढ़ा, इसके जो चेयरमैन हैं उनको भी नियुक्त जो है स्पीकर करता है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर तो करेगा, क्योंकि 30 के 30 मेंबर जो हैं वो लोकसभा से ही लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है आपको जो चेयरमैन देखने को मिलेंगे वो लोकसभा से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में। ये 2 अदर कमिटीज़ थी जो कि गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को, एक्सपेंडिचर को देखने का काम करती है। एक हमारे देश में है पैक, दूसरी है एस्टिमेट्स कमेटी, और तीसरी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इंपॉर्टेंट है सभी के सभी एस्पेक्ट्स। देखिए दोस्तों, एक रिलेशनशिप जो है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कैग और पैक के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। देखिए, आर्टिकल 148 जो है उसके अंदर बात करी गई है कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिस जो है हमारे देश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, यानी कि कैग का क्रिएट करा जाएगा। कैग होते कौन है? कैग इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। कैग ना 3 ऑडिट रिपोर्ट जो है इन्होंने एग्जामिन कर रखा होता है कि सरकार का किस तरीके से खर्चा होता है, क्या होता है। वो प्रेसिडेंट के सामने रखते हैं अपनी 3 ऑडिट रिपोर्ट। एक ऑडिट रिपोर्ट होती है इनकी एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड, एक ऑडिट रिपोर्ट होती है इनकी फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड, और एक ऑडिट रिपोर्ट होती है इनकी पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड। प्रेसिडेंट इन रिपोर्ट्स को दोनों हाउसेज जो होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, उनके सामने रखता है, जो कि कैग ने प्रेसिडेंट को दिए होते हैं। इसके बाद क्या होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रोल जो है वो एक्टिवेशन में आता है। फिर वो क्या करती है, जो कैग ने प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दी और प्रेसिडेंट ने दोनों हाउसेज के सामने रखी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उन रिपोर्ट्स को एग्जामिन करता है बहुत गंभीर तरीके से, बहुत बारीकी तरीके से, और रिपोर्ट करता है फिर उसके बाद पार्लियामेंट को कि ये एक्सपेंडिचर सही हुआ, ये एक्सपेंडिचर गलत हुआ, यहाँ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हुआ, यहाँ और ज़्यादा होना चाहिए था। तो आप समझ गए, कैग के द्वारा दी गई रिपोर्ट के बेसिस पर पैक यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो ऐड करता है। तो ये लिंक है इनके बीच में। ठीक है, आगे बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं अब मेजर फंक्शंस क्या हैं पैक के, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। तो सबसे पहला फंक्शन तो वही है जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस करा, ये अकाउंट्स को, सरकार के अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करता है और एग्जामिन करता है। स्पेशली सरकार के एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को इसके द्वारा स्क्रूटनाइज करा जाता है कि कितना पैसा जो है खर्च कर रही है सरकार वेरियस स्कीम्स, वेरियस प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, कैग की रिपोर्ट को भी एग्जामिन करने का ये बॉडी काम करती है पैक। दूसरा, इसी के अंदर ये पॉइंट है इसका दूसरा एस्पेक्ट, ये एग्जामिन करता है, पैक जो बॉडी है एग्जामिन करती है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स यानी कि इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है सरकार के पास, और एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ कहाँ जो है वो पैसा जा रहा है। तो स्टेट कॉर्पोरेशन का, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स का, सरकार का कोई प्रोजेक्ट हो, उसकी ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज हो, तो इनका पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है और किधर किधर जा रहा है, इस चीज़ को भी एग्जामिन करने का काम करता है पैक, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आपको पता होगा दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं, एक इनकम साइड, एक एक्सपेंडिचर साइड। तो इन सभी बॉडीज़ की इनकम और एक्सपेंडिचर साइड को एग्जामिन करने का काम होता है पैक का। उसके बाद इसका अदर रोल जो होता है वो ये होता है कि ये सरकार के एक्सपेंडिचर को रेगुलराइज करने का काम करता है। कैसे? पैक जो है, पैक ये देखता है कि जिस चीज़ के लिए सरकार ने पैसा मांगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से उसने पैसा निकाला और खर्च करा, तो वो क्या उसी स्कीम के लिए करा गया जिसके लिए जो एम था कि सरकार ने जो ऑब्जेक्टिव था उस स्कीम में कितना पैसा लगेगा, तो क्या सिर्फ उसी पर्पस के लिए लगाया गया। दूसरा, इसका देखने का काम ये भी होता है कि सरकार के द्वारा जो एक्सपेंडिचर करा गया तो वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने अपनी निगरानी में रखते हुए करा कि नहीं करा। तीसरा, जो पैसा निकाला गया और अगर फिर से निकाला गया हो, बार बार निकाला गया हो कि एक स्कीम या एक प्रोजेक्ट कोई एक ही बार में तो पैसा निकाल के हो नहीं जाएगा, उसकी स्टेजेस होती हैं, तो ये
इस कमेटी का काम ये भी होता है देखना कि रूल्स के अकॉर्डिंग करा गया है कि नहीं करा गया। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उस प्रोजेक्ट को देख रही थी या फिर जहां पर भी पैसा लग रहा था, तो उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने प्रॉपर रूल्स का पालन करा है कि नहीं करा है। क्योंकि इनको ये नहीं भूलना चाहिए, पैक का ये मानना है कि सरकार को या इन बॉडीज़ को जो भी पैसा खर्च करते हैं इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सारा का सारा जनता का पैसा है। दीज आर ऑल पब्लिक फंड्स, मतलब ये इनका घर का पैसा नहीं है, ये जनता के टैक्सेस का पैसा है। तो एक्चुअली कोई भी प्रोजेक्ट स्कीम में अगर पैसा खर्च हो रहा है तो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी उसकी पब्लिक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसके काम होते हैं। इसके अदर फंक्शंस की बात करें अगर हम लोग, कैग जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है कैग की उन रिपोर्ट को भी कंसिडर करता है जहां पर प्रेसिडेंट ने कैग को बोला होता है कि तुम किसी भी एक प्रोजेक्ट के ऑडिट रिपोर्ट को कंसिडर करो कि सरकार के पास इस चीज़ में ये जो है पैसा कहाँ से आया और सरकार ने कैसा खर्च करा। तो अगर कोई स्पेशल ऑडिटिंग अगर प्रेसिडेंट करवाते हैं कैग से तो उस रिपोर्ट को भी कंसिडर करने का काम करता है। इसके अलावा ये वाला पॉइंट तो नॉर्मल सा है कि पैक जो है वो डिस्कस करता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमारे देश में है कि नहीं है, सरकार सही तरीके से पैसा खर्च करती है कि नहीं करती है। तो एक तरीके से सरकार के ऊपर नकेल डालने का काम करता है कि सरकार जो है मनमर्जी से अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा खर्च ना कर सके। अब दोस्तों पैक की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं हम लोग। इसकी दोस्तों इंपॉर्टेंस यही है कि जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा उसी के जो है तोड़ मरोड़ के पॉइंट जो है यहाँ पर लिख रखे हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में जो है हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक मॉरलिटी को मेंटेन करने का काम करता है पैक। कैसे? क्योंकि पैक जो है जैसे कि मैंने आपको बताया ये दिखाता है अपनी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि कौन सी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के अंदर जो पार्लियामेंट के द्वारा जो फंड रिलीज़ करे गए सरकार को, तो उनका एफिशिएंट और स्पीडी तरीके से और इकोनॉमिकल तरीके से यूज़ हुआ कि नहीं हुआ जब सरकार पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही थी। तो ये अपनी सुझाव भी देते हैं कि और बेटर तरीके से प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कैसे करा जा सकता है, कहाँ कहाँ पैसा बचाया जा सकता था। तो सरकार को रिकमेंडेशन देने का भी काम पैक का होता है। उसके बाद ये इंश्योर करा जाता है पैक के द्वारा कि जो एक्सपेंडिचर हुआ हो वो प्रूडेंट मैनर में हुआ हो, यानी कि सही तरीके से हुआ हो, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हुआ हो, जिसकी वजह से जनता जो है एग्जीक्यूटिव को जो है अकाउंटेबल ठहरा सकती है और पैक खुद भी एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहरा सकता है कि जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि पैक का ये मानना होता है सरकार का पैसा नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है। उसके बाद जो है पैक हाईलाइट करता है कि किस तरीके से इनएफिशिएंसीज जो है वो जनता के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स हैं सरकार ने कैसे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर किन किन प्रोजेक्ट्स में एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करा या फिर वेस्टफुल तरीके से एक्सपेंडिचर करा, इन प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत थी या फिर नहीं थी। पैक जो है पैक की रिपोर्ट एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और फीडबैक प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को और पॉलिसी मेकर्स को, ताकि सिटीजन्स जो हैं फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यानी एमपीज और एमएलएस को जो है और पब्लिक सर्वेंट्स को जो है अकाउंटेबल ठहरा सकें। तो पैक का इम्पैक्ट जो है दोस्तों काफ़ी सारे सेक्टर्स में और जनता के ऊपर देखने को हमें मिलता है और देश का जो पैसा है उसका वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हो, यही रोल है उसका। घुमा फिरा के वही वाली बातें कर रखी जो हमने ऊपर डिस्कस करी थी। देखिए पैक के द्वारा ना कुछ इश्यूज भी फेस करे जाते हैं। एक तो टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। फिर कभी कभार कैग की जो रिपोर्ट होती है वो खुद डिले हो जाती है, तो पैक उसको एग्जामिन कैसे करे, ठीक है। उसके बाद पैक की जो फाइंडिंग्स होती हैं वो रिकमेंडेशन की फॉर्म में होती है, सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। जो एग्जामिनिंग ऑफिसर्स होते हैं, मतलब मान लीजिए पैक जो है पैक में कुछ ऑफिसर्स हैं एग्जामिनिंग ऑफिसर्स, वो करेंटली जो है सरकार के किसी एक्सपेंडिचर और इनकम की रिपोर्ट को जो है एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है ये ऑफिसर बाद में आए हो और पहले जिन्होंने डिसीजन लिया हो कि हम सरकार के प्रोजेक्ट्स को इस स्कीम को जो एग्जामिन करेंगे वो कोई और ऑफिसर और अब उनकी रिटायरमेंट हो गई हो, तो नए ऑफिसर्स का कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्ट होता नहीं है उसको एग्जामिन करने में। पुराने ऑफिसर्स ने जो डिसीजन लिया था कि हम एग्जामिन करेंगे सरकार के इस पॉलिसी या फिर एक्सपेंडिचर को, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर कोई टाइम स्लॉट ही फिक्स नहीं है एक तरीके से कि पैक की रिपोर्ट को कब डिस्कस करा जाएगा, कितने टाइम में डिस्कस करा जाएगा, उसकी रिकमेंडेशन कितने टाइम में आ जानी चाहिए, ठीक है, कोई टाइम स्लॉट नहीं है। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी भी बहुत उसका कम इंटरेस्ट देखने को मिलता है, बहुत कम उसका प्रोएक्टिव रोल है, क्योंकि अगर पैक की रिपोर्ट आ भी जाती है तो जो ऑफिसर्स होते हैं मिनिस्ट्रीज के अंदर वो कभी कभार इन रिपोर्ट को रीड भी नहीं करते हैं। तो ये कुछ इशूज़ हैं जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा फेस करने को मिलते हैं हमारे देश में। बात करते हैं आगे। अब लास्ट में दोस्तों हम लोग जो इश्यूज़ हमने डिस्कस करे कि पैक के द्वारा जो इश्यूज़ फेस करने को दिए जाते हैं, अब हम लोग वे फॉरवर्ड डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से पैक को स्ट्रेंथन करा जा सकता है और उसकी फंक्शनिंग को स्ट्रॉन्ग करा जा सकता है। अब देखिए जब भी आपको इसका आंसर लिखना हो ना तो आप यहाँ पर इसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाइएगा कि ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ पैक ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट और यूटी लेजिस्लेचर्स, इसकी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सभी एस्पेक्ट्स, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सारे जो है एस्पेक्ट बोले गए थे, वे फॉरवर्ड बोले गए थे। तो कैसे पैक की फंक्शनिंग को इंप्रूव करा जा सकता है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पैक का रिलेशनशिप बेटर होना चाहिए कैग के साथ, पैक को कंसल्ट करना चाहिए
कंसल्ट करा जाना चाहिए जब भी हमारे देश में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की अपॉइंटमेंट हो रही हो, और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को अकाउंटेबल बनाना चाहिए और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी उसकी फिक्स करी जानी चाहिए लेजिस्लेचर्स के प्रति। कैग की जो रिपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा करंट एस्पेक्ट्स की होनी चाहिए और उनका एग्जामिनेशन जल्दी जल्दी हो। अभी हमने ऊपर देखा कि कैग की रिपोर्ट्स खुद डिले आती है, तो फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी एग्जामिन करने में टाइम तो लगेगा ही। तो ये सब कुछ क्विक मैनर में होना चाहिए। उसके बाद पैक की जो एरिया ऑफ फंक्शनिंग है वो और ज़्यादा ब्रॉड कर दी जाए, वाइडर कर दी जाए, कि पैक जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो अपने आप से भी, मतलब सुओ मोटो मतलब होता है अपने आप से, किसी पब्लिक इशूज़ या फिर गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को जिसमें पैसों की धांधलेबाजी हुई है या फिर किसी भी तरीके से रॉन्ग डूइंग हुई है उसको खुद देख सके। नेक्स्ट, डिस्कशन इन पार्लियामेंट। हर सेशन में ऐसा इस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि रिकमेंडेशन ये दी गई थी कि कम से कम 2.5 घंटे का जो समय है ना वो उस चीज़ के लिए एलोकेट करा जाना चाहिए जब पार्लियामेंट्री सेशन चल रहे हो, कि डिबेट और डिस्कशन हो पैक की रिकमेंडेशंस पर, और जो भी मिनिस्ट्री जिससे वो प्रोजेक्ट रिलेटेड हो, जो भी उस मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिसर्स या फिर उस यूनियन मिनिस्टर या फिर स्टेट मिनिस्टर ने कुछ एक्शन लिया उसके ऊपर, तो उसके अगर अंदर फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग्स हुई हो तो पैक की रिकमेंडेशंस को कंसिडर करना चाहिए। पार्लियामेंट में 2.5 घंटे का समय इन सब चर्चाओं के ऊपर, मुद्दों के ऊपर देना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं पब्लिक ओपिनियन। पैक जो है अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज करने से पहले जो है जनता के सामने अपनी रिपोर्ट को रखे रिकमेंडेशंस के लिए, और प्रेस के सामने भी अपनी प्रोसीडिंग्स को रखे एक्सेप्ट सेंसिटिव मैटर्स में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हमने अभी ऊपर ये पढ़ा था, वन ऑफ द इशूज़ ये है कि पैक की जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होती सरकार के ऊपर, तो इसको बाइंडिंग बना दिया जाए सरकार के ऊपर। और लास्ट है एक्सटर्नल एक्सपर्ट से भी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ की कमी होती है पैक के अंदर, तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सर्विसेज भी जो है वो पैक को दी जाए टेक्निकल मैटर्स पर। और पैक को एक पावर मिलनी चाहिए कि जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं पैक के, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पैक उनको भी बुलाकर जो है सेंसिटिव मुद्दों पर कि आप भी सर हमारे साथ एग्जामिन करिए इस मैटर पर, हमें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, आप एक्सपीरियंस पर्सन है, तो पैक को इस तरह का भी पावर देनी चाहिए कि रिटायर्ड ऑफिशियल्स की वो हेल्प ले सके। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सब कुछ डिस्कस करा, उसका बैकग्राउंड, करंट एस्पेक्ट, करंट प्रॉब्लम्स, वे फॉरवर्ड। अब पैक के बारे में आपको कभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप आराम से अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज की डिस्कशन में आपको मजा आया होगा। आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले आर्टिकल में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।